अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी हुकूमत 3 हफ्ते में दूसरी मरतबा शट डाउन हुई। बजट बहस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बारहा जिक्र क्यों? और मशाद खान केस के बाद पेशावर के तलबा और असातिज़ा क्या सोच रहे हैं? प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। आज के भारत में मुसलमानों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सरमाई ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले अमरीकी खिलाड़ियों ने तरबियत कहाँ ली? और 20 साल बाद फिल्म टाइटैनिक का एक रिकॉर्ड हुआ बराबर। अमरीका में वफाकी हुकूमत फंड्स की बरवक्त फराहमी मंजूर न होने के बायस रात भर शट डाउन का शिकार रही। 3 हफ्ते में हुकूमत की सरगर्मियाँ दूसरी बार मुअत्तल हुई हैं। अमरीका में बजट का खसारा खरबों डॉलर है, जिसे कम करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस गुफ्तगू में कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र क्यों हुआ? इस बारे में बात करने के लिए चलते हैं अमान नज़र के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर है। अमान, अमरीकी सियासतदानों की नज़र में मुल्क की माली मुश्किलात का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है? जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जिक्र सेनेटर रैंड पॉल की तकरीर में आया, जो कल उन्होंने फ्लोर द हाउस पे की। और वो खासे तजर्बाकार सेनेटर हैं और रिपब्लिकन हैं और फिस्कल कंजर्वेटिज्म या हुकूमती अखराजात में सख्त मौक़िफ़ के हवाले से जाने जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मुल्क को पैसे दे रहे हैं जहाँ पर अमरीकी परचम को जलाया जाता है, ईसाइयों की जो मजहबी आज़ादी है उस पर कदगन लगाई जाती है, मारा जाता है। खुसूसन 2 अफराद का उन्होंने जिक्र किया, एक आसिया बीबी जिन पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम है, और दूसरा डॉक्टर शकीला अफरीदी जो कि अमेरिका के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम पर जेल में है। उसके अलावा फिर उन्होंने तवज्जो का फोकस या मरकज़ जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ मोड़ा और खुसूसन जिक्र किया कि वहाँ पर जारी जंग जो है इस वक्त अमरीकी टैक्स पेयर्स के लिए महंगी है, और ये कि 1 साल का ख़र्चा वहाँ जंग का $50 अरब है, जो कि शायद अमरीका की तरक्की के लिए ख़र्च होने चाहिए। और कुछ उन्होंने नाकाम मंसूबों का भी जिक्र किया, और साथ ही में ये भी कहा कि वो हर अमरीकी फ़ौजी की तनख्वाह में इजाफा करेंगे अगर वो घर आ जाएं। और ये बात उन्होंने कहते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में फ़ौजी तरीके से अब जंग जीतनी मुमकिन नहीं। तो कुछ ये लुबे लुबाब था सेनेटर रैंड पॉल की कल फ्लोर द हाउस पर हुकूमती अखराजात के हवाले से तकरीर में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जिक्र का। जी येमान, थैंक यू सो मच फॉर दीज अपडेट्स। गुज़श्ता साल पेशावर की खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल होने वाले तालिब इल्म मिशाल खान के मुकदमे के फैसले में एक तरफ मकतूल के अहल खाना 26 मुल्ज़िमान की बरीयत से गैर मुतमईन है, तो दूसरी जानिब सज़ा पाने वाले मुल्ज़िमान के अहल खाना आला अदालतों से रुजू करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में कत्ल और दहशत गर्दी के वाक़यात के बारे में पेशावर के तलबा और असातिज़ा क्या सोच रहे हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त के चेयरमैन फैजुल्लाह जान शिद्दत पसंदी के रुझानात की असल वजह निसाब में शामिल मवाद को करार देते हैं। दूसरे कल्चर, दूसरे मज़ाहिब के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, और अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो वो नेगेटिव यानी मनफी अंदाज में उन कल्चर्स, उन रिलीजन उनको शामिल किया जाता है। एक राय के मुताबिक मखसूस सोच के हामिल अफराद बाज़ औक़ात अपने ज़ाती मफादात के लिए किसी दूसरे की तख्लीकी सोच या सलाहियत की तशरीह अपने अंदाज में करते हैं। और रिलीजन कभी भी आपको कोई भी बुरी चीज़ नहीं सिखाता। ये हमारे जो इर्द गिर्द के जो हमने एक फनाटिसिज्म कह लें कि रिलीजन में जो एक एक्सट्रीमिज़म आया हुआ है, और अभी हम इसको फॉलो करते हैं। अब हम जो है किसी भी बंदे को क्या नाम है इस्लाम के नाम पे मार देते हैं। बेशक होता है उसके साथ हमारा कोई पर्सनल ग्रज होता है, लेकिन ये कि हम उसको मार देते हैं। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि निसाब में मौजूद खामियां दूर करना ज़रूरी हो या नहीं, लेकिन कानून की मुकम्मल अमलदारी को यकीनी बनाए बगैर शिद्दत पसंदी का खात्मा मुमकिन नहीं। रियासत इस वक्त इस काम में पूरा उतर रही है कि वो डिफेंस ऑफ इट्स पीपल को वो मुमकिन बनाए, और ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस उसके हाथ में ठीक तरह से है। अगर ये दोनों काम वो ठीक तरह से बखूबी और बाहसन तरीके से अंजाम दे, डिफेंस ऑफ इट्स पीपल को मुमकिन बनाए, तो लोगों में अंदर जो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि वो सोचते हैं कि हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा।
इंतहा पसंद रुझानात में इजाफा पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी देखा जा रहा है। मोदी हुकूमत कायम होने के बाद भारत के सियासी माहौल में जो तब्दीलियाँ आई हैं उनसे मुल्क के सेक्युलर इमेज के बारे में भी बहुत से सवालों ने जन्म लिया है। और सारा इसी हवाले से भारत में बेहतर गवर्नेंस के मकसद से मुख्तलिफ शोबों के अहम आदादोशुमार इकट्ठे करने वाले नॉन प्रॉफिट इदारे इंडिया स्पेंड के मुताबिक 2010 से 17 के दरमियान गाय के गोश्त के मामले पर तशद्दुद के कम अज़ कम 60 वाक़यात हुए, जिनमें से 58 2014 में मोदी हुकूमत आने के बाद हुए हैं। इन वाक़यात में जो 25 अफराद हलाक हुए उनमें से 21 मुसलमान थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले साल इस मामले पर लिखते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात अब आम होते जा रहे हैं और भारतीय शहरी इन पर गम गुस्से का इजहार करने लगे हैं, जबकि वाशिंगटन पोस्ट ने तशद्दुद के इन वाक़यात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर तनकीद भी की। और भारत में माशरे में आने वाली तब्दीलियों का मुसलमानों और ख़ासतौर पर उनके बच्चों पर कैसा असर पड़ रहा है, इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की है मुसन्निफ़ा नाज़िया इरम ने अपनी किताब मदरिंग अ मुस्लिम में। मज़ीद जानते हैं रितुल जोशी की इस रिपोर्ट में। नाम से लेकर आप पब्लिक में कौन से लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कभी बम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तासुर नहीं देंगे कि आपको गुस्सा आता है। अगर कोई बच्चा ऐसा जारहाना अंदाज इख्तियार करे तो उसे मना करते हैं कि तुम एक मुसलमान हो, तुम्हें कोई कुछ भी समझ सकता है। अपनी किताब मदरिंग अ मुस्लिम लिखते वक्त नाजिया मुसलमान माँ बाप के दिलों में मौजूद ऐसे कई खदशात से रूबरू हुई। जदीद ख्यालात की मालिक नाजिया जब माँ बनी तो तकरीबन उसी वक्त भारत में सियासी तब्दीलियों का आगाज हो रहा था। नाजिया कहती हैं उसी वक्त हालात बदलने लगे। पिछले 4 से 5 साल में हमने देखा कि हर न्यूज स्टोरी में कहीं न कहीं मुसलमान का ताल्लुक निकल आता है। स्कूल जाने की उम्र को पहुंचने वाली उनकी बच्ची कैसे माहौल में स्कूल जाएगी, ये समझने के लिए नाजिया ने भारत के 12 शहरों में 145 मुसलमान खानदानों से बात की। इनमें 118 बच्चे भी शामिल थे जो दिल्ली और आसपास के मशहूर स्कूल्स में पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चों ने माना कि वो कभी न कभी अपनी मजहबी शनाख्त की वजह से बुलिंग का शिकार हुए। हमने नफरत को कुछ इस तरह मामूल की बात समझ लिया है कि डराने धमकाने वाला और इस रवैये को कबूल करने वाला सब इसे आम बात समझते हैं। माँ बाप भी यही कहते हैं। टेररिस्ट कह दिया तो उसने भी तो मोटा कहा था। नाजिया ने अपनी किताब में भारत के ऐसे मुसलमानों का जिक्र भी किया है जिनके नजरियात इंतहा पसंद रुझानात से मुतासिर हैं, जिन्हें वो हराम पुलिस कहती हैं। किताब की मुखालफत करने में भी मुसलमान पीछे नहीं हैं। People say that this was always there. इसमें क्या हो गया? Why are you playing the minority card? Why are you playing the Muslim card? Why are you playing the victim card? इस किताब पर शुरू होने वाली बहस ने नाजिया के इस यकीन को पुख्ता कर दिया है कि भारत में आवाज उठाने का ये सही वक्त था। Given that there is a certain degree of दुनिया में किसी हद तक इस्लामोफोबिया पाया जाता है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि जब बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं या एक दूसरे को तंग करते हैं तो हो सकता है कि वो दहशतगर्द जैसा लफ्ज भी इस्तेमाल करें। हम अपने आप को हमेशा फख्र से सेकुलर कहते आए हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें इसके मुतालिक बात करनी चाहिए, और इसके आगाज के लिए स्कूल से बेहतर जगह क्या होगी। ये बातचीत बहुत दूर तक जाएगी और मुझे खुशी है कि मैं इसका हिस्सा बन सकी। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। मुसलमान भारत की सबसे बड़ी अक़लियत हैं। उनकी कुल आबादी तकरीबन 18 करोड़ है, जबकि हिंदू 80 करोड़ से कुछ ज़्यादा हैं भारत में। दिल्ली और उसके आसपास के मुसलमानों की राय तो नाज़िया इरम ने अपनी किताब में पेश की। बड़े शहरों से बाहर बसने वाले मुसलमान माशरे में अपना क्या मकाम देख रहे हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे भारत की मारूफ यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की हेड डॉक्टर अरविंदर अंसारी से। डॉक्टर अंसारी, वेलकम टू व्यू 360। अगर हम एक कंपैरिजन करें कि मोदी हुकूमत आने से पहले और बाद में ओवरऑल भारत के मुसलमानों के हालात किस तरह बदले हैं, तो क्या अहम चेंजेस आपने देखे हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मोदी जी के आने से पहले और अब में क्या तब्दीली हुई है, मुसलमान जो है वो विक्टिम तो रहा ही है, क्योंकि अगर हम अपने इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, कम्युनलिज्म हमारे यहाँ 1980 से एक बहुत अलग फॉर्म में देखा जा रहा है। माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी को हमेशा, मुस्लिम माइनॉरिटी को खासतौर पे अपना मुस्लिम नेशनलिज्म को फील करना पड़ता है। ये बताइए। जी प्लीज़। आज के हालात में सिचुएशन और बिगड़ गई है, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे जिस तरह से बीफ बैन, लव जिहाद,
नेशनलिटी, पेट्रियाटिज्म को लेके जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और बार बार मुस्लिम बच्चे जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं, उनको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ता है कि वो अपने आप को ये प्रूव कर सकें कि वो एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक हैं। क्या वजह है उनकी लॉयल्टी क्यों क्वेश्चन होती है और उनकी जानिब जो सख्त रवैया है और जो सस्पेशन, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी वजह क्या है? उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि जो पोलराइजेशन हुआ है हमारे यहाँ पे, वोट बैंक का पोलराइजेशन कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, और भी जो तमाम राजनीतिक पार्टीज हैं वो इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए रिलीजन एक बहुत इमोशनल इशू है और रिलीजन को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। इसमें आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये लगता है कि, लेकिन ख़ासतौर से पिछले जो 3-4 साल हैं इसमें जो ये ज़्यादतियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत सारे इस तरह के केसेस हुए हैं, अखलाक था, जुनैद थे, ये सारे केसेस। देखिए अब जुनैद का किस्सा था रमज़ान में, वो जब शॉपिंग करके आ रहा था, सिर्फ सीट का झगड़ा जिसे कहा जाता है। तो इस तरह की जो, और फिर विक्टिम जो परपिटेटर्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो स्कॉट फ्री चले जा रहे हैं। इससे भी हौसला अफजाई हो रही है। एंड यू नो मुस्लिम नेम इज एनफ टू यू नो स्पार्क दी। तो डॉक्टर अंसारी, ये मैं जानना चाहूँगी कि जब इन हालात को आप देखते हैं तो भारत एक सेक्युलर मुल्क है, उसका सेक्युलर इमेज आपके ख्याल में कितना ख़तरे में है, और क्या दुरुस्त है भारत को इस वक्त एक अच्छा, कह लिए हेल्दी सेक्युलर माशरा करार देना? देखिए मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है भारत की डेमोक्रेसी में। हमारी सोसाइटी में फिशर्स तो क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। हमारे सेकुलरिज्म खतरे में है, लेकिन हमारा सेकुलरिज्म ख़त्म नहीं हुआ है। वहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो कि बात करते हैं, दूसरे माशरे के लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं। जब उनके साथ वायलेंस होती है तो उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे जैसे JNU जैसी यूनिवर्सिटी है, लोग खड़े होते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए कि जब इस वक्त भारत की 29 में से 19 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, तो जो वोट डाल रहे हैं उनकी क्या तरजीहात, उनकी क्या प्रेफरेंसेस इससे नज़र आती हैं? वो किस तरह का माशरा देखना चाहते हैं जब वो ऐसी पार्टी को वोट करते हैं? देखिए जब इलेक्शन होने वाले थे 2014 में, तो लोगों को लगा कि एक चेंज आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत समय से एक प्रॉपर जो पार्टी थी वो मेजॉरिटी में नहीं थी। तो लोगों को ये लगा कि एक बार अगर हम बीजेपी को चांस देते हैं तो हो सकता है जब ये फुल फोर्स से आएंगे तो ये डेवलपमेंट, क्योंकि उनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो इसने बहुत उम्मीद जताई थी कि मे बी द गवर्नमेंट इज इन फुल मेजॉरिटी, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम काइंड ऑफ चेंज। सो इस फ्रंट पे तो लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, पैदा हो गया है इनफैक्ट, उससे तो बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। देखिए एक बार फिर से कम्युनिटी को लगा नहीं, लेट अस ट्रस्ट देम एंड होप कि चीज़ें सुधरेंगी, वो मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। सिचुएशन जो है पोलराइज हुई है। ऑलराइट, डॉक्टर अरविंदर अंसारी हमारे साथ थी दिल्ली से। डॉक्टर अंसारी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाके में बुध को होने वाले मुबैना अमरीकी ड्रोन हमले में इतलात के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक सरगर्दा कमांडर सैयद खान सजना अपने साथियों समेत मारा गया है। खबर की तफसीलात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और जनूबी कोरिया में विंटर ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अमरीकी एथलीट्स ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की, ये आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। और हॉलीवुड की किस फिल्म ने रिलीज से पहले ही $15 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, ये भी आपको दिखाएंगे। और किस फिल्म ने रिकॉर्ड बराबर किया है फिल्म टाइटैनिक का, ये सब कुछ है हॉलीवुड हाईलाइट्स में। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें आज के वर्ल्ड व्यू में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस्राएली अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ क़याम अमन के लिए इसराइल को भी बड़े समझौते करना होंगे। उनका कहना था कि दोनों रियासतों की हतमी हदूद के हवाले से वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान किसी भी इत्तफ़ाक़ राय को मानने को तैयार हैं। अमरीकी सदर का मुकम्मल इंटरव्यू इतवार के रोज़ शाया किया जाएगा। शाम के शहर खौसा में शामी हुकूमत की जानिब से 4 रोज तक जारी रहने वाले फ़ज़ाई हमलों में मरने वालों की तादाद 220 से बढ़ गई है, जिनमें 75 अफराद को गुज़िश्ता रोज़ फ़ज़ाई हमले में हलाक किया गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मरने वालों में 58 बच्चे भी शामिल हैं। मकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता 96 घंटों के दौरान होने वाली बमबारी 2011 के बाद से अब तक की शदीद तरीन है।
बांग्लादेश में साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को करप्शन के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। साबिक वजीर आजम पर हुकूमती खजाने से $2.5 लाख खुद बुट करने का इल्जाम है। खालिदा जिया फैसले को अदालत आलिया में चैलेंज करने का इरादा रखती हैं, जबकि अदालती फैसला दिसंबर में होने वाले इंतखाबात में खालिदा जिया की अहलियत को मुतासिर कर सकता है। इंडोनेशिया के शहर बाली में कस्टम हुकाम ने 24 इंसानी खोपड़ियां नीदरलैंड अरसाल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। खोपड़ियों को दस्तकारी नमूनों के नाम से डाक में डाला गया था। खोपड़ियों को सजावट के लिए मुख्तलिफ अंदाज में तराशा गया है और उन्हें मुख्तलिफ चीजों से सजाया भी गया है। जनूबी कोरिया के शहर प्योंगचैंग में सरमाई ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में अमन का पैगाम नुमाया रहा, जिसे हज़ारों फनकारों ने पेश किया। इस मौके पर स्टेडियम में तकरीबन 30,000 शायकीन मौजूद थे। रंगारंग परफॉर्मेंसेस के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी तालियों की गूंज में स्टेडियम में दाखिल हुए। इस तकरीब के लिए शुमाली कोरिया के सर किम जोंग उन की बहन और मुशीर ख़ास किम योंग जोंग जनूबी कोरिया आए हैं, जबकि अमरीकी नायब सदर माइक पेंस मेहमान खुसूसी हैं। जनूबी कोरिया के विंटर ओलंपिक्स के लिए बहुत से अमरीकी एथलीट्स ने तैयारी की यहाँ अमेरिका में और एक स्मॉल मशरक़ी रियासत यूटा के शहर सॉल्ट लेक सिटी में। इस शहर में खिलाड़ियों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियती सहूलतें मौजूद हैं, क्योंकि सॉल्ट लेक सिटी 2002 में भी विंटर ओलंपिक्स का मेज़बान था। आइए देखते हैं कि वहाँ 16 साल पहले बनाई गई सहूलतें आज भी कितनी कारआमद हैं। सॉल्ट लेक सिटी की यहाँ 16 साल कबल मुनक्किद कराए गए ओलंपिक्स की मीरास कायम दायम है। आज जनूबी कोरिया में विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले अमरीकी एथलीट्स की 1/3 तादाद का ताल्लुक रियासत यूटा से है और 80% अमरीकी टीम ने यहाँ के रिहायशियों की तफरीह का एक बड़ा जरिया इस ओलंपिक पार्क में ट्रेनिंग की है। ये वो पहाड़ियाँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम छोटी पहाड़ी कहते हैं। यहाँ हमारे सबसे कम उम्र एथलीट तरबियत हासिल करते हैं। मुस्तकबिल के ओलंपियंस के वालिदैन को सॉल्ट सिटी स्पोर्ट्स सेंटर की अपने इलाके में मौजूदगी और इस बात की खुशी है कि यहाँ 2002 में तमाम मेडल मुकाबलों में से 1/3 का इनेकाद किया गया था। ये सहूलियात को फ़ाल और काबिल इस्तेमाल रखने के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। ये सब मुनाफा बख्श है। ये सेंटर बहुत से लोगों के लिए मुलाजमतों और बच्चों को सर्दियों के खेलों की तरबियत देने के लिए बेहतरीन जरिया है। मेरे बच्चे के कई कोचेज साबिक ओलंपियन एथलीट्स हैं और इसका उस पर जबरदस्त असर होता है। यूटा ओलंपिक ओवल को जमीन पर मौजूद तेज तरीन बर्फ करार दिया गया है, क्योंकि 2002 में स्पीड स्केटिंग के 9 आलमी रिकॉर्ड यहाँ कायम किए गए। मेरे ख्याल में मीरास इंतहाई मुनासिब लफ्ज़ है। इन तमाम मुल्कों में बहुत से मकामात मौजूद हैं जहाँ ओलंपिक्स मुनक्किद हुई, जहाँ इस तरह की इमारतें दोबारा बनाई गई थी, अब खाली पड़ी हैं, लेकिन यहाँ जैसी रूह और जोश जज्बा अब वहाँ बाकी नहीं। सर्विस के मुताबिक लेक सिटी के रिहायशियों की अक्सरियत यहाँ फिर से ओलंपिक सराहने के हक में है। 17 सालों में आने वाली तमाम तब्दीलियों के बाद यहाँ ओलंपिक्स कराने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या मज़ीद बनानी पड़ेंगी। अच्छी बात यह है कि चूँकि हमने 17 साल से इसकी अच्छी देखभाल की है, हमें नई फैसिलिटीज़ नहीं बनानी पड़ेंगी। आइंदा होने वाले मौसम सरमा के खेलों की बोली के मामलात पर गौर के लिए तहकीकाती कमेटी बन चुकी है, जो साल 2030 के खेलों के इनेकाद के मुमकिनात की जाँच पड़ताल करेगी। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
20 साल पहले लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की फिल्म टाइटैनिक आई थी। आई कैंट बिलीव कि उसको 20 साल हो गए और ये पहली ऐसी फिल्म थी जो दिसंबर में रिलीज हुई और अगले साल फरवरी तक बॉक्स ऑफिस पे राज करती रही। वाह। और सारा अब एक दूसरी फिल्म आई है जिसने एक साल से दूसरे साल में बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 रहने का यही रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। इस फिल्म का नाम क्या है, जानने के लिए देखते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स। मार्वल यूनिवर्स की नई पेशकश ब्लैक पैंथर अभी रिलीज हुई नहीं, लेकिन टिकट्स इतने तेजी से बिक रहे हैं कि हंगर गेम्स और ब्यूटी एंड द बीस्ट को टक्कर दे रही है। जी हाँ, $15 करोड़ की सेल अभी से ही हो गई है। और टक्कर की बात करें तो टाइटैनिक के 20 साल बाद अब जुमांजी वेलकम टू द जंगल वो पहली फिल्म है जो मुसलसल 7 हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 है और फिल्म अब तक $35 करोड़ कमा चुकी है। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की रॉयल शादी का तो हमें बेसब्री से इंतजार है ही, पर उससे पहले आ रही है उनके रिश्ते पर मबनी एक मूवी। अमेरिकन टीवी नेटवर्क लाइफ टाइम बना रहा है एक ब्रिटिश प्रिंस और अमेरिकन एक्ट्रेस के बीच की रोमांटिक कहानी। इससे पहले लाइफ टाइम प्रिंस विलियम और केट की लव स्टोरी पर भी फिल्म पेश कर चुका है। स्कैरी, स्पोरी, जिंजर बेबी, इन नामों से कुछ याद आया? यस, स्पाइस गर्ल्स। वही ऑल गर्ल्स बैंड जिसके गाने 90 की दिहाई में सबकी जुबान पर थे, एक बार फिर आ रहे हैं म्यूजिक सीन पर एक साथ। स्पाइस गर्ल्स मिलकर टैलेंट शो करेंगी या वर्ल्ड टूर, ये अभी वाज़े नहीं। आखिरी बार बैंड ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में परफॉर्म किया था। शुचि जैन, उर्दू VOA। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और जाने से पहले चलते हैं ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, जहां आजकल रात को एक ऐसा मंजर नजर आ रहा है जो समझ नहीं आता कि कॉमेडी फिल्म्स में होना चाहिए या हॉरर मूवीज़ में। रात के अंधेरे में शहर की सड़कों पर बंदूकें थामे इन माहिर निशानेबाजों को तलाश है चूहों की। 20 लाख चूहे तेहरान की सड़कों पर आजकल दहशत फैला रहे हैं और इसीलिए ये क्लीन अप ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन गंदी नालियों में तेज़ी से हरकत करते हुए इस टारगेट को ख़त्म करना आसान काम नहीं। लेकिन साकिब, चूहों का भी इसमें फुल कसूर नहीं है, कसूर थोड़ा शहर का भी है, क्योंकि शहर में जगह जगह कूड़ा करकट एक अरसे से फैला हुआ है और इन चूहों को दावत दे रहा है। तो अब आप ये बताएं कि ये कॉमेडी मूवी का सीन है या हॉरर मूवी का? कहना तो मैं चाहता हूँ कि हॉरर मूवी का सीन होना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा कॉमिक भी लगा ये। एग्जैक्टली। और अगर चूहों के लिहाज से देखा जाए तो ट्रैजिक मूवी का ये सीन होना चाहिए। और आज हमने आपको ये भी बताया कि टाइटैनिक फिल्म का 20 साल के बाद रिकॉर्ड बराबर किया है जुमांजी ने, जो दिसंबर से रिलीज़ होकर फरवरी तक नंबर 1 पे। साकिब, आप जानते हैं कि टॉप आज तक कौन सी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा हफ्ते गुजारे हैं? कहना तो मैं चाहता हूँ गॉन विद द विंड, लेकिन मेरे ख्याल से टाइटैनिक ही थी। टाइटैनिक एक हफ्ता कम रही नंबर 1 फिल्म से। टाइटैनिक 15 हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 रही। ET एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जो 1982 में रिलीज हुई थी, उसने 16 हफ्ते बॉक्स ऑफिस पे राज किया। That's also one of my favorite movies. Absolutely। और इस वीकेंड पे बहुत सी अच्छी मूवीज आ रही हैं, वो हम भी देखेंगे और उनके रिव्यूज आपके लिए हॉलीवुड हाइलाइट्स में लेकर आएंगे हम अगले हफ्ते। 15 करोड़ की ऑलरेडी सेल्स हो चुकी हैं फिल्म के रिलीज होने से पहले। बहुत कुछ है हमारे पास कहने को, इसलिए आप हमसे राब्ते में ही रहिए। राब्ता आप हमसे कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज के जरिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urdu VOA। आज के लिए साकिब उल इस्लाम और सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड।